रूस ने हमला किया जो कि कीव की एयरफील्ड पे अमेरिकन पेट्रियट एयर डिफेंस बैटरी लगी थी, उसको निस्तनाभूत कर दिया, उसका रडार, उसके लॉन्चर सब तबाह कर दिए था। ये मतलब प्रदर्शन किया रूस ने अपनी ताकत का। जवाब में तिल मिलाकर जो यूक्रेन ने किया मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन बात यह है कि इसके पश्चात रूस की जो 3 फौजें हैं, आर्मी ग्रुप सेंटर, आर्मी ग्रुप युग और आर्मी ग्रुप ज़पाट जो है, उसको उन्होंने अनलीश कर दिया ईस्टर्न यूक्रेन में, अनलीश कर दिया साहब। और वो लोग जो है बिल्कुल अपनी इनोवेशन उन्होंने की, देख के कि लड़ाई कैसी चल रही है। उन्होंने देखा कि ड्रोन्स बहुत नुकसान कर रहे हैं टैंकों का, भारी भरकम व्हीकल्स का, तो उन्होंने टैंकों से हमले बंद कर दिए साहब। जो हाईली स्किल्ड स्टॉर्म ट्रूपर्स इन्फेंट्री थी, इन्फेंट्री के स्क्वाड्स जंगल लाइंस की, ट्री लाइंस की आड़ लेते हुए उन लोगों ने हमले करने शुरू किए, कहीं मोटरसाइकिल्स पे, कहीं जो है ड्यून बगीज पे उन्होंने हमले किए और कहीं पैदल हमले करके वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। याद रहे साहब, ये वो इलाका है दुनिया का जहां इतने ज़्यादा डिफेंस कहीं और आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि सन 2014 से लेकर आज तक यूक्रेन लगातार वहां पे मोर्चे खोद रहा है, ट्रेंच लाइन पे ट्रेंच लाइन, माइनफील्ड पे माइनफील्ड और ड्रैगन टीथ पे ड्रैगन टीथ लगा के वो 10 साल से तैयारी कर रहा है यहां लड़ने की। तो नेचुरली ऐसे घने डिफेंसेस को पार करना इतना आसान नहीं है, बहुत ही बैटल ऑफ एट्रिशन चल रही है। लेकिन रूस ने जबरदस्त फायर पावर का इस्तेमाल किया, जहां स्पेसिफिक प्रिसीजन टारगेट चाहिए थे इस्कंदर और किंजाल लगाए, और बाकी जगह तोपों से ऐसी भीषण जो है आग बरसाई, और साथ में उनके जो ग्लाइड टॉस बॉम्ब है और जो उनके ड्रोन है उससे उन्होंने तबाही करनी शुरू करी, और फिर इन्फेंट्री से अटैक्स कराए, और करते करते धीरे धीरे शनै शनै निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे मैंने बताया, आज के दिन रूस की फौजें पेट्रोवस्क के कमांड सेंटर से केवल 3 किलोमीटर दूरी पर है। नीप्रो वहां से केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। आखिरी लाइन आपकी पेट्रोवस्क और कमारात्रोवस्क की लाइन के अंदर है। यहां से आप निकल गए आगे तो सारा एरिया नीप्रो नदी तक खाली है, नीपर नदी तक सारा एरिया खाली है, क्योंकि कोई डिफेंस लाइन अभी तक यूक्रेन वहां बना नहीं पाया है। भीषण संग्राम में वो फंसा हुआ है। रूस उसको 1 मिनट सांस लेने नहीं देना चाहता कि वो कहीं अपने सांस लेकर अपनी नई डिफेंस लाइन ना खोद ले, तैयार कर ले पीछे, ताकि वो फिर लड़ सके। टू लिव टू फाइट अनदर डे की कहानी हो जाएगी। लेकिन वो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। 210 स्क्वायर किलोमीटर तो रूस ने इसी महीने में पकड़ लिए हैं साहब, 210 स्क्वायर किलोमीटर। और इस साल के अंदर देखा जाए तो 750-800 स्क्वायर किलोमीटर इलाका वो यूक्रेन से इन द मोस्ट बेस्ट डिफेंडेड टेरेन में पकड़ चुके। मतलब नॉर्मल टेरेन में तो टैंकों से एडवांस करना, जहां इलाका खाली है वहां दौड़ लगा देना, गैलप चार्ज कर देना और बड़ा दिखाना कि साहब हमने ये कर दिया वो कर दिया, जैसे यूक्रेन ने किया था, वो तो आसान है। लेकिन ऐसी टेरेन में जहां इंच इंच पे डिफेंस है, माइन है और आपने ड्रैगन टीथ लगा रखे हैं, वहां एडवांस करना, बिल्ट अप एरियाज शहरों और सिटीज में स्ट्रीट बाय स्ट्रीट फाइट करना, उसमें तो सालों साल लग जाते हैं। स्टालिनग्राड, लेनिनग्राड तो मतलब 2-2, 3-3 साल लड़ाई हुई थी साहब वहां पे, तब भी कब्जा करने में बड़ी मुश्किल पड़ी थी। ऐसे इलाके में रूस ने जो एडवांस किया है, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से काबिल तारीफ है साहब, काबिल तारीफ है। उनकी इनोवेशन को दाद दी जानी चाहिए, और उनकी फायर पावर से तो उन्होंने निस्तनाभूत करके वो डिफेंसेस को आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर बढ़ोतरी हासिल कर रहे हैं। और पुतिन साहब ने कहा जा रहा है कि आदेश दिए हैं कि इस साल के आखिर तक 2024 के खात्मे तक पूरा दोनेत्स्क और लुहांस्क ले लिया जाए, उस पर कब्जा कर लिया जाए। दिस शुड बी कैप्चर्ड।
ये क्लियर ऑर्डर दे दिए है। और 20 जनवरी इसके पहले कि डोनाल्ड ट्रंप साहब सत्ता में आए, वो प्रेसिडेंट बन जाएं और वो पीस टॉक शुरू कराएं इन अर्नेस्ट, बिकॉज तब उनको अधिकार होगा पीस टॉक करने का, क्योंकि वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन जाएंगे उस तारीख से। तो उसके पहले पहले कुर्स्क से आखिरी यूक्रेनियन को उखाड़ के बाहर फेंका जाए, थ्रो आउट किया जाए, और जो भी एरिया वो लेना चाहते हैं उसको पकड़ लें, ताकि नेगोशिएशंस में रूस का पलड़ा भारी रहे। ये है साहब रूस की स्ट्रैटेजी। कुर्स्क में रूस ने ताबड़तोड़ हमले शुरू किए हैं, चौतरफा हमले शुरू किए हैं कि 45% तो उसने इलाका वापस छीन लिया है जो यूक्रेन ने कैप्चर किया था सडन सरप्राइज ऑफेंसिव करके। अमेरिकन सैटेलाइट्स ने देखा कि यहाँ कोई रूसी फौजें नहीं थी, इलाका खाली था। उन्होंने यूक्रेन को बोला चढ़ जाओ, यूक्रेन चढ़ गया और बड़ा हल्ला किया कि देखो साहब कैसे हम लाइक अ नाइफ थ्रू बटर चले गए हैं। लेकिन जैसे ही पता चल गया कि हमला हुआ है, रूस ने घेराबंदी करी और हमले को रोक दिया। कोई 60 किलोमीटर यूक्रेन का एक सोच थी कि जो कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट है उसको वो वहाँ तक का इलाका कब्जा कर लें और कुर्स्क के प्लांट को बर्बाद कर दें, ताकि न्यूक्लियर फॉलआउट शुरू हो जाए, चेरनोबिल जैसा सेकंड चेरनोबिल वो करके रूस में जो एक न्यूक्लियर आपदा पैदा कर दें। लेकिन वो 60 किलोमीटर दूर वो रोक दिए गए और वहाँ से अब निरंतर वापस उनको खदेड़ा जा रहा है। मैंने बताया 45% एरिया तो ले लिया है। फिर रूस ने नॉर्थ कोरिया के सोल्जर बुलाए, 12,000 सैनिक नॉर्थ कोरिया के आए, उनके बेस्ट लड़ाके। थोड़ी देर उन्होंने ट्रेनिंग करी रूसी फौजों के साथ और फिर वो टूट पड़े यूक्रेनियन फौजों के ऊपर और कहते हैं कि 3,000 से ज़्यादा यूक्रेनी फौजी वहाँ मार डाले हैं। और एक बड़ा ही क्रिटिकल एरिया जो कि कम्युनिकेशन हब पे है, जिससे कि सप्लाई का रास्ता कट सकता है यूक्रेन का, उसको उन्होंने पकड़ लिया। बड़ी भीषण लड़ाई चल रही है। यूक्रेन भी अपनी जो बेस्ट यूनिट्स है यागेर ब्रिगेड उसको धकेल दिया है, और दूसरी इनकी जो टैंक ब्रिगेड्स थी बड़ी लड़ाका और बड़ी तजुर्बेकार, वो सारी की सारी ईस्ट यूक्रेन से उठा के यहाँ झोंक दी हैं, ताकि प्रेस्टीज है कि हमने रूस की भी, अगर रूस ने हमारा इलाका पकड़ा है 20%, तो हमने भी छोटा सा इलाका रूस का पकड़ के अपने कब्जे में रख लिया। सिंबॉलिक है, लेकिन वो इस सिंबॉलिज्म के लिए लड़ चुके। कितने लोग मरवा दिए हैं उन्होंने अपने को, 20,000 से ज़्यादा यूक्रेनियन सैनिक कहते हैं कुर्स्क की लड़ाई में अभी तक मारे गए हैं, शहीद हो गए। लेकिन ज़ेलेंस्की साहब तो बिल्कुल अड़ गए कि मर जाए पूरी सेना, लेकिन हम ये यहाँ नहीं छोड़ेंगे। बिकॉज ज़ेलेंस्की साहब ज़्यादातर, जैसे मैं बताऊंगा आगे, एम कर रहे हैं टेलीविज़न वॉर के लिए। टेलीविज़न की वॉर वो जीत जाएंगे, चाहे ज़मीन पे लड़ाई हार जाए, वो जीतना चाहते हैं। अमेरिका की मदद, CNN तो है ही है साहब, BBC पूरी दुनिया पे हावी है, जो वो दिखाते हैं सत्य वो पूरी दुनिया मानेगी, चाहे ज़मीन पे बाजी उल्टी जा रही हो, और जा रही है। तो उन्होंने साहब भीषण हमला किया है। अब यूक्रेन भी दांत भींच कर लग गया है, 8 ATACMS हाइमार्स फायर कर रहा है इनको रोकने के लिए। और रूस ने साहब अब एक प्लान बनाया है जो काफ़ी खतरनाक लगता है, इसके बारे में आगे मैं तफसील से बातचीत करूंगा। रूस की फौजें बेलारूस में घुस रही हैं, न्यूक्लियर मिसाइल बेलारूस को रूस दे चुका है, और वहां पे एक नया ग्रुप ऑफ फोर्सेस रशियंस का दिखाई दे रहा है, जिनकी गाड़ियों पे ज़ापाड या जेड या वी साइन नहीं है, वाई साइन नहीं है, उनकी गाड़ियों पे ओ मार्क्ड हैं। ये नया आर्मी ग्रुप है जो वहाँ कर रहा है। और काफ़ी सारी सैटेलाइट फोटोग्राफ्स आई हैं जिसमें ट्रेनों पे रूस T-90 टैंक M, जो लेटेस्ट टैंक्स हैं, उनको धड़ाधड़ इस इलाके में भेज रहा है। क्या रूस एक बड़ा जवाबी हमला करने वाला है बेलारूस से कीव की तरफ? याद रहे, बेलारूस से कीव मात्र 90 किलोमीटर दूर है। 2022 फरवरी में जब रूस ने हमले किए थे, उनका मेन हमला कीव की तरफ बेलारूस से ही हुआ था। दो तरफा हमला किया था, एक बेलारूस की तरफ से, एक खार्किव की तरफ से।
दो उनके मिल रहे थे और वो कीव के आउटस्कर्ट्स तक पहुंच गए थे, आउटस्कर्ट्स तक पहुंच गए थे। और तब इतना मतलब पैनिक मचा था अमेरिकी खेमे में कि उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजा कि भाई हम जेलेंस्की को निकाल लें, कहीं वो मारा ना जाए। जेलेंस्की ने जाने से मना कर दिया था क्योंकि तब तक वो समझ गया था कि रूसी ज़्यादा आगे नहीं आने वाले। हॉस्टमिल एयरफील्ड पे वो लैंड कर गए थे, उनके एयरबोर्न ट्रूप्स अंदर घुस गए थे बगैर सिक्योर किए अपना एयरहेड, और उसमें उनका काफ़ी नुकसान हुआ था। सीधा धड़ल्ले से जो चढ़ गए थे, उनको शायद गलतफहमी थी कि यूक्रेन के कुछ लोग बगावत करके उनके साथ मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगता है रशियन इंटेलिजेंस वॉज टेकन फॉर अ राइड देयर इन कीव। जो कुछ भी है, उसके बाद पुतिन ने कहा कि जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे ज़्यादातर हासिल हो चुके हैं। 60% दोनेत्स्क, 90% लुहांस्क कैप्चर कर लिया है, लैंड ब्रिज टू क्रीमिया कैप्चर है, क्रीमिया मेरी पॉकेट में है। तो उन्होंने सीज फायर की बातचीत शुरू कर दी। पुतिन का हमेशा ख्याल रहा है, सोच रही है कि जो यूक्रेनियंस हैं वो तो मेरे कज़न्स हैं, वो स्लाव कज़न हैं साहब, तो चचेरे भाई हैं हमारे, तो मैं उनको ज़्यादा मारना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि लंबे थिंकिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिकली इनको दुश्मन ना बनाया जाए, भाई ही रखा जाए। ठीक है साहब। लेकिन साहब वो मेरे पास भी आए थे रूसी कुछ अधिकारी, तो उनसे बात जब हो रही थी तो मैंने कहा कि साहब पाकिस्तानीज और इंडियंस भी तो कज़न्स हैं, लेकिन देखो कैसी भीषण लड़ाई चली है, एक नहीं 4। ठीक है साहब। और ज़्यादा पीछे जाए तो कौरव और पांडव भी तो कज़न थे साहब, लेकिन लड़ मरे आपस में। तो मतलब यू नो इट इज़ नाइस टू थिंक ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, बट जब दुनिया का रवैया ऐसा हो, अमेरिकन CIA आमादा है कि आपको तो साहब हम यूक्रेन के ज़रिए डिस्ट्रॉय करेंगे, तो फिर तो आपको लड़ना पड़ेगा। और जैसा रूसी स्टाइल है लड़ाई का, मास एंड स्केल, वो हमें नहीं दिखा था इस लड़ाई में। एटलीस्ट 2022 में तो नहीं दिखा था। 24 में जाके अब उन्होंने थोड़ा सा मास स्केल इस्तेमाल करना शुरू किया है, जो उनका कन्वेंशनल वे ऑफ वॉर फाइटिंग है, रशियन मास एंड स्केल एंड हाई टेक, मैन पावर इंटेंसिव एंड हाई टेक, मतलब दैट इज व्हाट दे बिलीव इन। तो अब उन्होंने किया है। तो अब साहब जबकि कुर्स्क में यूक्रेन ने सरप्राइज हमला किया और कुछ गेंस इनिशियल कर लिए, तो रूस ने, उनका मुद्दा था कि साहब किसी तरह हम इनको मजबूर करें कि ईस्टर्न यूक्रेन से फौजें हटाए, अपने बचाव में लगाए। उसने नहीं किया। ही डिड नॉट विड्रॉ सिंगल सोल्जर फ्रॉम द ईस्टर्न यूक्रेन, जहां वो जीत हासिल कर रहे थे। वो नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स ले आए, नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स ले आए। जब नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स रूस में आए, रूस की लड़ाई में, तो लोग बड़े हैरान हुए कि साहब क्या मैन पावर खलास हो गई है रूस की। अटकलें तो लगाई जा रही थी कि रूस ने कोई 2.5-3 लाख फौज अभी रिजर्व में है जिसका इस्तेमाल नहीं किया है, तो वो क्यों नहीं ला रहा है इसमें कुर्स्क में। लेकिन साहब देखिए, रूसी जो वे ऑफ वॉर फाइटिंग है, उसमें जो अपना मेन रिजर्व है, वो जो टॉप कमांडर है, वो बहुत संभाल के रखता है। जितने भी लोअर कमांडर जो मुसीबत में हो, उसको रिक्वेस्ट करें, अपील करें कि साहब रिजर्व्स रिलीज कर दो, वो नहीं करता। उसको रखता है मेन काउंटर ऑफेंसिव के लिए। मसलन की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन फौजें 1941 में मॉस्को के गेट्स तक पहुंच गई थी, दरवाजे तक खटखटा रही थी मॉस्को का। ज़ुकोव के पास कोई 1 लाख से ज्यादा फौज का रिजर्व था। वो हारते हारते 600 किलोमीटर से ज्यादा पीछे उनको हटना पड़ा, लेकिन उसने वो रिजर्व इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो चाहता था कि जब सर्दी आएगी, जब जर्मन सैनिक थक जाएंगे 650 किलोमीटर का एडवांस करके मॉस्को तक पहुंचने में, तब, और सर्दी में उनकी ऐसी तैसी हो जाएगी, तब मैं विंटर ऑफेंसिव करूंगा। और उसने रखा साहब उसको। तो क्या पुतिन साहब ने भी वो जो अपना 2.5 लाख का रिजर्व है उसको संभाल के रखा है? सोचने वाली बात है। मतलब कोरियाई सैनिक ले आए कुर्स्क में, लेकिन वो रिजर्व नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि वो हमलावर रिजर्व,
उसको डिफेंसिव ऑपरेशन में नहीं आने दिया। क्या इज दैट द स्टोरी? ये बड़ी इंटरेस्टिंग, दिलचस्प स्पेकुलेशन है ये साहब, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन लगता है कि वो अगर पूरा रिजर्व झोंक रहे हैं बेलारूस के जरिए कीव के ऊपर, तो मतलब अब उन्होंने ठान ली है कि अब कीव को मजा चखाना पड़ेगा, कीव का जो रिजीम ओवरथ्रो करना होगा, और उसके लिए वो एक सरप्राइज ऑफेंसिव लॉन्च करते हैं तो वो कर सकते हैं, नंबर एक। दूसरा जो अंदाज लगाया जा रहा है कि नहीं साहब ये मेन हमला नहीं है अभी भी, क्योंकि वाकई शायद रूस के पास इतनी मैन पावर नहीं है, तो ये हमला है लोकल, कि इतना दबाव कीव की तरफ बनाया जाए कि यूक्रेन मजबूर होकर जो फौजें कुर्स्क में भेजी हैं उनको वापस लाके कीव के बचाव के लिए लगाना पड़े। जो भी है, हमला इमिनेंट लग रहा है बेलारूस से कीव की तरफ, चाहे लिमिटेड चाहे फुल स्केल। अब उसका क्या नतीजा होगा, सारी युद्ध का दारोमदार इसके ऊपर रहेगा। डज इट सक्सीड इन पुलिंग अवे यूक्रेनियन ट्रूप्स फ्रॉम कुर्स्क सेलिएंट? ठीक है साहब, या वो कीव को तो नहीं सैक्रिफाइस कर सकते साहब, राजधानी है, पीछे हटना ही पड़ेगा वहां से। ये मतलब अच्छी चाल चली है पुतिन साहब ने भी।